सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कॉप्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको हेवनली डिल्यूजन का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूंगा। और मेरी मानिए तो ये एनिमे बहुत ही मज़ेदार है। तो बिना देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है टू कन्फेशन। लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम टोक्यो को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि आखिरी जगह के बाहर भी कुछ है, नहीं तो ये खाना और इन वेंट्स यानी जालियों के अंदर यानी दूसरी तरफ कुछ तो है। और उसके पास बैठी लड़की जो कि व्हील चेयर पर होती है, वो पूछती है कि तुम मिमिहिमे को पसंद करते हो, और टोक्यो हाँ कहता है। और तभी उस लड़की के हाथों पर दर्द होता है और हमें उसके हाथों पर एक अजीब से निशान दिखते हैं, और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और फिर हम टोक्यो को दो लड़कियों को किस करते हुए देखते हैं, और मेरा और टोक्यो का रिएक्शन तो सेम ही था कि ये क्या बवाल है। और तभी वहाँ कोकू नाम की एक लड़की आती है, जिसके पास वही अजीब सी हाथों वाली मछली की ड्राइंग्स होती हैं जो कि पहले एपिसोड में हमने देखी थी, और कोना नाम के लड़के ने बनाई होती हैं। और टोक्यो भी उसे लेने की कोशिश करता है, पर काकू उसे लेकर पेड़ पर चिपक जाती है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि ये लड़के नॉर्मल तो नहीं है, ये बच्चे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हैं, इनके पास कोई ना कोई सुपर पावर्स हैं। और फिर हमें कोना दिखता है जो कि और भी ड्राइंग्स बना रहा होता है, जहाँ पर मिमिहिमे पहले से बैठी हुई होती है। टोक्यो आके मिमिहिमे को हटा देता है और उसके पास बैठ जाता है और कानो से पूछता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो ड्राइंग्स मुझे दोगे, पर उसे क्यों दे दी, और रोने लगता है। पर कोना उससे न्यू ड्राइंग्स देने का वादा करता है और वो शांत हो जाता है, क्योंकि उसे कानो की ये इमेजिन की गई हुई ड्राइंग्स बहुत अच्छी लगती थी। और ये सब शीरो नाम का लड़का विंडो से देख रहा होता है। फिर अगले सीन में शीरो नहा के आ रहा होता है और उसे एक मैसेज आता है उसके टैबलेट पर, जो कि मिमिहिमे की तरफ से था, और उसमें उसकी नहाते हुए फ़ोटो होती है। सही में यार, ये क्या एनिमे है। और फिर सीन हमारा मारू और किरुकू पर चेंज होता है, जिन्हें एक गन शॉट की आवाज़ आती है, और उन लोगों को उस जगह की ओनर ने पिछले एपिसोड में जो खाना खिलाया था उसमें ड्रग्स दिए हुए थे, जिससे कि वो काफ़ी गहरी नींद में थे। पर वो लोग उठ जाते हैं और बाहर आते हैं घर के बाथरूम के रास्ते से। और फिर उन्हें वो ओनर फिर से मिलती हैं, जो कि बोलती है कि यहाँ से चले जाओ, बाहर खतरा है। पर वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम उस चीज़ को मार सकते हैं। तभी वो दोनों उस चीज़ के पीछे जाते हैं, और वो और कोई नहीं, वो वर्ड थी जिसका चेहरा बहुत अजीब सा था। और मारू उस पर एक मग फेंकता है, जो कि दूर से ही कट जाता है। किरुकू को लगता है कि शायद उसके पास अल्ट्रासोनिक वेव्स की पावर है, जिससे कि वो दूर से ही चीज़ों को काट सकता है। पर ऐसा नहीं था। मारू बताता है कि उसके पास कुछ हंटर जैसे हैं, जो कि उसकी बॉडी से निकलते हैं, जो कि काफ़ी शार्प हैं, और वो किसी भी चीज़ को काट सकते हैं। फिर मारू प्लान बताता है कि हम पहले उसके हाथों को ख़त्म करेंगे, जिससे कि उसके वो हंटर्स हैं वो भी ख़त्म हो जाए, और फिर हम उसको मार पाएंगे। और तभी वो क्रीचर उनके पीछे से हमला करता है, और किरुकू इसके एक पंख और एक हाथ को अपनी गन से ख़त्म कर देती है। और तभी ओनर उन दोनों को झाड़ियों में छुपकर देख रही होती है। और फिर मारू उस बर्ड जैसे क्रीचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे कि वो फिर से उसके एक हाथ और एक पंख को ख़त्म कर सके। और किरुकू एक गाड़ी के पीछे छुपी होती है, और वो क्रीचर धीरे धीरे आगे बढ़ता है मारू की तरफ। इधर ओनर भी गन चलाने को तैयार थी, पर उसका निशाना वो क्रीचर नहीं बल्कि किरुको होती है। और वो ओनर किरुको को धक्का दे देती है और निशाना उसका चूक जाता है, और वो चिल्लाकर उस क्रीचर से कहती है कि तुम भाग जाओ। फिर तब तक किरुको की बीम की गन की बैटरी लो हो जाती है, और ओनर उसके आगे उस क्रीचर के आगे खड़ी हो जाती है और बोलती है कि ये मेरा बेटा है, रुक जाओ। पर किरुको कहती है कि ये लोगों को खाने वाला मैन ईटर है। पर ओनर मानने को तैयार ही नहीं होती, क्योंकि उसे उसमें उसका बेटा दिख रहा होता है, जो कि उसे प्रोटेक्ट करता है। तो फिर किरुको उसकी बात मान जाती है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। और ओनर उस क्रीचर के पास आगे जाती है और कहती है कि देखा, ये लोग समझ गए। और फिर वो क्रीचर अपना असली रंग दिखाता है और उस ओनर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसकी बॉडी को खा लेता है। और ये देखकर मारू बहुत दुखी होता है। पर किरुको बताती है कि तुमने देखा कि वो बहुत स्लो हो गया है पहले से। मारू कहता है कि तुम इसके बारे में सोच रही हो, और अभी अभी यहाँ पर कोई मरा है। पर किरुको भी दुखी थी, पर ये समय दुखी होने का नहीं, उसे कैसे मारें ये सोचने का था, नहीं तो वो भी नहीं बचते। और मारू अब आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए, और वो अब उन वाइप करने वाले हंटर से बचता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। और जैसे जनरेटर रैक्स में रैक्स ईवोस को सही कर सकता था, वैसे ही मारू उसके दिल को ख़त्म कर देता है अपने माइंड से, और वो क्रीचर मर जाता है। मतलब मारू के पास भी सुपर पावर्स हैं। फिर वो दोनों अगले सीन में उस घर से बाहर जाते हैं, और वो बात करते हैं कि शायद उसने उस ओनर्स पे पहले हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके बेटे की कुछ यादें उसके अंदर होंगी, या फिर वो उसे यहाँ आने वाले गेस्ट उसको खिला देती होगी। पर पता नहीं क्या सच है।
और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। और फिर वो अगले सीन में एक नाव बनाते हैं राफ्ट जैसी, और वो उस डूबे हुए शहर के पार जाते हैं जिससे कि वो हेवन को ढूंढ सकें, और जहाँ पर बहुत टमाटर हैं। और फिर वो लोग जाते हुए बोलते हैं कि कहीं इस पानी में बहुत से मगरमच्छ तो नहीं, और वो लोग वहाँ से डरते हुए भागते हैं। फिर हमारा सीन टोक्यो के पर आता है, जिसकी बॉल गलती से रोबोट टीचर के रूम के बाहर आ जाती है और टोक्यो वहाँ से लेने जाता है। टोक्यो बॉल उठाने से पहले सोचता है कि क्या इस दरवाजे के उस तरफ बाहर की दुनिया है, पर उस बॉल को उठाने के लिए टीचर से परमिशन लेता है और टीचर उसे परमिशन दे देती है। फिर तभी वहाँ एक बच्चा आता है और वहाँ का सफाई करने वाला जो रोबोट क्लीनर होता है उसको उठा के ले जाता है, और हम फिर उसी बच्चे को 2 क्लीनर रोबोट के साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हुए देखते हैं कि वो उसे एक लिफ्ट की तरह ऊपर ले जा पाएंगे या नहीं। और वो ऐसा करने में सक्सेस तो हो ही रहा था, और बच्चे इसे ऐसे करते हुए देख के काफ़ी खुश हो रहे थे। पर एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वो रोबोट बंद हो जाते हैं और वो बच्चा ऊंचाई से गिर जाता है। पर उसे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कोई वो सुपर ह्यूमन हो। मतलब साफ है कि ये सुपर ह्यूमन सी है। और उसे गिरते हुए देखकर मिमी में शीरो को गले लगा लेती है डर की वजह से, और शीरो शर्मा जाता है, जिसे देखकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। तभी टोक्यो पूछता है कि क्या हुआ मिमी में, पर मिमी में कहती है कि उससे लगता है कि कुछ गिरने वाला है। और अगेन हमारा सीन मारू और किरीको पर आता है, जो कि उस डूबे हुए शहर को पार कर चुके थे और कुछ खेत जैसी जगहों पर पहुंच चुके थे जहां और भी लोग थे। किरीको मारू से पूछती है कि क्या ये हेवन जैसी जगह है। मारू उस जगह को देख के मना करता है, और किरीको कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं कि वो जगह है कैसी, पर तुम इस जगह से सेटिस्फाई नहीं हो इसलिए मना कर रहे हो, और हमें तब तक ढूंढना पड़ेगा जब तक कि तुम इस जगह से सेटिस्फाई नहीं हो जाते। और वो मारू से सब बताने को कहती है जिससे कि वो उस जगह को ढूंढ पाए। तभी मारू बताता है कि तो देखो, ये मेरे पास एक इंजेक्शन है जिसके सिलेंडर में ड्रग है, जो कि मुझे मेरे ही जैसे दिखने वाले लड़के को लगाना है जो कि उस हेवन जैसी जगह पर रहता है। और ये सब मेरी बहन मारिको ने मुझसे करने को कहा, मुझे पता नहीं क्यों, पर इसे लगाने से सब ठीक हो जाएगा, बस ये पता है। और मारू किरीको से पूछता है कि तुम ही तो हो जो उससे आखिरी बार मिली थी, उसने मरने से पहले क्या कहा था। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पर मारू की बहन की बॉडी पर भी वही निशान थे जो कि स्टार्टिंग में उस बच्ची के हाथों पे थे, और किरीको को मारू को प्रोटेक्ट करने को कहती है और उसे वो बीम वाली गन भी देती है। फिर तभी वहाँ वो लोग आते हैं जो उस जगह पर रहते हैं और उनसे कहते हैं कि देखने में तो तुम लोग चोर नहीं लग रहे, क्या लोकल लोग हो। और किरीको बताती है कि हम यहाँ टोक्यो से चल कर आए हैं, और वो लोग कहते हैं कि क्या हमें ढूंढने के लिए। पर किरीको बताती है कि इस जगह के बारे में हमें कुछ लोगों ने बताया, क्या ये जगह हेवन है। पर वो लोग इसका कोई जवाब नहीं देते और पूछते हैं कि क्या साथ में आना चाहोगे, चलो हम अपने लीडर से तुम्हें मिलाते हैं। और वो दोनों को अपने साथ ले जा रहे होते हैं, और जाते हुए वो उनके सफ़र के बारे में पूछते हैं जो कि काफ़ी थकान भरा था, और वो बताते हैं कि कैसे हम एक नाव बना के यहाँ पर आए। तभी उस जगह का बंदा हंसते हुए बताता है कि ये खतरनाक है, उसमें क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ रहते हैं, और ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर वो दोनों उस जगह के लीडर कुसाकाबे और उनकी वाइफ मोमोको से मिलते हैं, और वो लोग इस जगह के बारे में बताते हैं कि इस जगह पर उनके फादर और कुछ किसान नहीं आए थे, पर धीमे धीमे हमारी फैमिली बड़ी हो गई और हमने ये सिंपल लाइफ जीना शुरू कर दिया। फिर किरीको उनसे पूछती है कि क्या ये जगह टोमेटो हेवन है। मोमोको बोलती है कि पहले यहाँ बहुत से टमाटर तो होते थे, पर हम बहुत सी अब वेजिटेबल्स उगाते हैं। फिर सीन चेंज होती है और रात में वो लोग बहुत मज़े से गा रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, और मारू और किरीको खाना खा रहे होते हैं। पर किरीको को इन पर शक था कि ये लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, हमें खाना दे रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। पर मारू को वो लोग काफ़ी अच्छे लगते हैं और उनसे इम्प्रेस था, और बोलता है कि मुझे नहीं लगता। किरीको कहती है कि अगर उन्होंने तुम्हारी जैसी शक्ल का कोई लड़का देखा होता तो वो लोग कुछ ज़रूर रिएक्शन देते। और ये सुनकर मारू कहता है बात तो सही है। पर तभी वहाँ से गुजरता हुआ बंदा किरीको का चेहरा देख के कहता है कि तुम्हारा चेहरा कहीं देखा हुआ है, तुम्हारा चेहरा एक फेमस रेसर से मिलता है। और पर किरीको मना कर देती है। ये बंदा उस रेसर का बहुत बड़ा फ़ैन था और उसकी फ़ोटो निकालता है और बोलता है कि तुम कब से गायब थी, शायद 5 साल, हम बहुत परेशान हो गए थे। अब्बा तो ये है कि तुम गायब हो गई तब से जब से तुमने अपने भाई को रेस में मार दिया। और ये सुनकर किरीको थोड़ी ऑफ लगती है कि जैसे ये सब सच हो। तभी मारू उसके हाथों से फ़ोटो छीन कर देखता है जो कि बिल्कुल वही लग रही थी। पर मारू कहता है कि हाँ लग तो सेम रही है पर है नहीं, और उसे भागने को कहता है। पर एक बॉक्स पे उसकी तभी नज़र आती है जिस पर एक सिंबल बना था, और वो उस बंदे को रोकता है।
और किरुको से पूछता है कि क्या ये देखा हुआ नहीं लग रहा, पर उसे कुछ याद नहीं आता। तभी वो उसकी गन निकालता है जिस पर वही सेम सिंबल था, और वो उससे पूछते हैं कि ये बॉक्स कहाँ से मिले। तभी वो बंदा बताता है कि इनमें हम वेजिटेबल शिफ्ट करते हैं टोक्यो में पानी के रास्ते से, और ये हमें वहीं से कहीं से भी मिल जाते हैं। तभी किरुको कहती है कि अगर ये सिंबल हम फॉलो करें तो शायद हम तुम्हारे उस हेवन जैसी जगह पर पहुंच जाएं, और उस बंदे से हेवन के बारे में पूछती है। पर वो कहता है कि नहीं, मैं और किसी हेवन को नहीं जानता, बस यही जगह जानता हूँ जो कि हेवन की तरह है। पर वो मना करती है, और कोई जगह नहीं जानते जो हेवन जैसी हो। तो वो सोचते हुए बोलता है कि शायद वो हेवन था जब किरुको रेस करती थी, और तभी किरुको उसके हाथ पकड़कर थैंक्स बोलती है। और अगले सीन में किरुको बोलती है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, चलो इनके साथ शिप से वापस टोक्यो जाते हैं। और मारू मान जाता है, और वो सोचते हैं कि ऐसे हेवन ढूंढेंगे तो जापान बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम तुम्हारे बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे जो कि उस सिंबल से जुड़ा हुआ है। तो फिर वो लोग अगले सीन में शिप से टोक्यो जा रहे होते हैं, और जाते हुए मारू थोड़ा शांत होता है। किरुको उससे पूछती है कि क्या हुआ, पर वो थोड़ी देर में बोलता है कि हेवन भूल जाते हैं, हम ऐसे ही साथ में उन लोगों के साथ खेतों में रह सकते हैं काम करते हुए। पर किरुको मना करती है और कहती है कि मैं नहीं कर सकती। फिर मारू किरुको को प्रपोज करता है कि वो उसे पसंद करता है, और ये सुन के किरुको शॉक होती है और बोलती है कि कन्फेस करने के लिए तुम्हें यही जगह मिली थी। और मारू उसको किस करने की ज़बरदस्ती कोशिश करता है, पर वो रोक लेती है, और अगले पल ही मारू शर्म से पानी पानी हो रहा होता है। पर तभी किरुको उसको एक सच बताती है कि देखो, मैं बॉडी से तो लड़की हूँ, पर यहाँ दिमाग से लड़का हूँ। और ये सुनकर मेरा दिमाग तो फिर से पागल हो रहा था कि ये क्या बवाल है, और मारू सुन के तो सदमे में था। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है, जिसकी OST यानी स्टार्टिंग और एंडिंग सॉन्ग्स भी कमाल के हैं, तो उन्हें भी सुनिए एक बार। वैसे ये एपिसोड तो ट्विस्ट से भरा हुआ था, आपको कैसा लगा कमेंट करिए। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और हाँ, मेरी वॉइस आज थोड़ी सी कम है क्योंकि फीवर की वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।